वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस की डेफिनेशन क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है और इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि किस पर्सन के अंदर टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो होता है मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में वो जो पर्सन होता है जिसके अंदर टीबी होने का हमें लग रहा है कि हमको उसको डायग्नोस करना है, उस पर्सन के अंदर हम एक ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ ना मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन। तो इसमें हम ट्यूबरकुलिन का एक इंजेक्शन उसके यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद उसके एरिया को मेजर किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर आपने विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस यहाँ पे आपने क्या है इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद उसके कुछ रेडियस उसको ड्रॉ कर दी जाती है। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या होता है कि उस पर्सन को जिसको हमने ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगाया उसको हम आफ्टर 72 आवर्स बुलाते हैं विज़िट करने के लिए दोबारा से। उसके बाद हम उस जहाँ पे भी हमने उसको लगाया हुआ है ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन, उस एरिया को मेज़र करते हैं। तो मेज़र करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर वो पर्सन के अंदर टीबी का बैक्टीरिया होगा तो उस जगह पे जब कलाई पे लगाया हुआ है, यहाँ पे हैंड आर्म में लगाया हुआ है, जिसको जब आपने आर्म में लगाया हुआ है तो उस जगह पे ब्लिस्टर फॉर्म होने लगते हैं। ब्लिस्टर यानी कि थोड़े से छाले जैसे पड़ जाते हैं, फफोले जैसे, और रेडनेस हो जाती है। तो अगर ये चीज़ डेवलप हुई है तो हम उसको मेज़र कर लेते हैं, उसके साइज को विद द हेल्प ऑफ स्केल मेज़र कर लेते हैं कि कितना ब्लिस्टर या फिर कितना जो भी रेडनेस हुई है वो क्रिएट हुई है। और अगर ये कंडीशन होती है तो ये इंडिकेट करती है कि उस पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं है। और अगर मान लीजिए अगर उसको ये अपीयर हुआ है तो मतलब उसको अंदर टीबी का बैक्टीरिया है और वो एक एक्टिव टीबी का पेशेंट है। लेकिन अगर उसके अंदर ये ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि उस पर्सन को टीबी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इन केस अगर आपको डाउट लग रहा है, डॉक्टर्स को अगर डाउट लगता है तो अब क्या करते हैं, उसको फिर से 2-3 दिन बाद फिर से बुलाते हैं और फिर से चेक करते हैं, फिर से ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे, फिर से चेक करेंगे। और फिर अगर फिर से ही नहीं वो ब्लिस्टर फॉर्म हुए तो मतलब उसको इन्फेक्शन नहीं होता। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें से हमारा है टी स्पॉट टीबी टेस्ट, QFT GIT टेस्ट, जिसको इनको हम गोल्ड टीबी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके विद हेल्प ऑफ ब्लड भी हम टीबी को चेक करते हैं। इसके बाद इमेजिंग टेक्निक्स होती है। तो इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, इसमें हम जैसे कि कोई पर्सन है जिसको जब भी लंग्स की टीबी होती है तो उसमें हम लंग्स का एक्सरे ज़रूर लेते हैं चेक करने के लिए कि कितना जो बैक्टीरिया ने कितने लंग्स को डैमेज किया है या फिर वो कितना ऑर्गन्स में पहुंचा हुआ है, ये चीज़ में चेक की जाती है। स्प्यूटम की टेस्टिंग होती है, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बताया है कि वो पर्सन जिसके अंदर इन्फेक्शन है उसके जितने भी माउथ से सिक्रेशंस निकलेंगे ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग, तो उसमें जितने भी वो निकलेंगे, स्प्यूटम निकलेगा, तो उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वही तो दूसरे पर्सन के अंदर क्या है उस इन्फेक्शन को फैलाने का काम कर रहा है ना। तो सेम ऐसे ही हम स्प्यूटम जो होता है उस पर्सन का लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या उसके स्प्यूटम में मतलब टीबी के बैक्टीरिया हैं या नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं या नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स हम डायग्नोसिस करते हैं किसी भी पेशेंट की कि उसके अंदर टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी कॉजेज़ क्या है, क्यों टीबी का इन्फेक्शन किसी भी पर्सन को होता क्यों है। तो देखिए किसी भी पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है उसकी इम्यूनिटी, कि अगर उसकी इम्यूनिटी कैपेबल नहीं होती है उसको उस बैक्टीरिया से फाइट करने में, तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब आप डेली जाने कितने ही लोगों के कांटेक्ट में आते हो और कितने लोगों को कितनी ही बीमारियां होती हैं, उसमें से किसी को टीबी का भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं, वहाँ पे कितने ही टीबी के पेशेंट्स आते हैं। तो
होता क्या है, वो पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम उसमें कैपेबल है फाइट करने में, वो तो उनको उस बैक्टीरिया से बचा लेगा, पर जिनका नहीं है उनको टीबी का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऑल सिचुएशंस जिसमें इम्यूनिटी डाउन होती है उस पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जब इम्यूनिटी डाउन होती है? तो सबसे पहली चीज़ है HIV एड्स। तो एड्स और HIV की जो पेशेंट होते हैं उनमें टीबी बहुत अमूमन जल्दी से फैल जाती है, और अगर किसी पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन है तो उनको HIV एड्स का टेस्ट भी कराने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आमतौर पर क्या है, आपकी बॉडी कैपेबल होती है उसको फाइट करने में, लेकिन HIV एड्स के पेशेंट होते हैं उनके इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए उनको ये इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो पहला हो गया हमारा HIV एड्स का इन्फेक्शन। डायबिटीज़ हो गई आपको, मतलब किसी भी पर्सन को अगर डायबिटीज़ है, किडनी का डिजीज़ है किसी भी पेशेंट को, इसके अलावा कैंसर है, तो क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट उन पर्सन के अंदर जिनके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है उनकी इम्यूनिटी को डाउन किया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करे। क्योंकि अगर आप उसके इम्यून सिस्टम को डाउन नहीं करोगे तो आपकी मतलब वो पर्सन जिसके अंदर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो उस ऑर्गन को एज अ एंटीजन ट्रीट करेगा और एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी को हमेशा हम लो करते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो पर्सन जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनको हमने इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पहले से ही दी हुई है, तो उनमें ये टीबी का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, कुछ पर्सन जो होते हैं जो माल न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब उनके बैलेंस डाइट नहीं इनटेक करते हैं, तो उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनकी बॉडी वीक होती है, वो फाइट ही नहीं कर पाएगी उस सिचुएशन से, तो उनके अंदर ये खतरा होता है। इसके अलावा लो बॉडी वेट, अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट कम है तो उसको भी ये इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है। इसके अलावा वो पर्सन जिसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि आपकी रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया और क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, तो इन केसेस में इन पेशेंट के अंदर भी ये जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ग्रो करता है और अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। तो ये रिस्क फैक्टर है किसी भी पर्सन के अंदर कैसे ये टीबी का इन्फेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में कि कैसे कॉज होता है, कि किसी भी पर्सन के अंदर टीबी का कॉज कैसे होता है, कैसे किसी पर्सन को टीबी होती है। तो जो हम पहले स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि टीबी का इन्फेक्शन एक कॉन्टाजियस इन्फेक्शन है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये संक्रामक बीमारी है, वो संक्रमण के थ्रू फैलती है। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है थ्रू द ड्रॉपलेट रिलीज जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो जो पर्सन है, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इसको इन्फेक्शन है, इसने ड्यूरिंग द कफिंग, स्नीजिंग, स्प्यूटम के थ्रू क्या है, इसका जो माउथ से जितने भी एक्सक्रीशन, नोज से माउथ से जितने भी एक्सक्रीशंस निकलेंगे उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। ड्रॉपलेट के फॉर्म में उनमें एक्सक्रीशंस निकलेंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, और जब वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो सामने वाले के अंदर चला जाएगा। तो ड्रॉपलेट रिलीज के थ्रू ये फैलते हैं टू द एयर, वही एयर से में ही तो वो एक्सपेंड कर रहा है, एयर में तो वो चीज़ें फैल रही है ना, तो उसके थ्रू ही वो जब एयर सामने वाला पर्सन इनहेल करेगा तो ये इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा HIV है, वो हमने आपको रिस्क फैक्टर में बता दिया। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टीबी के केस में, वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होती है? देखिए, टीबी का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। इवन पहले के ज़माने में तो कितने ही लोगों की टीबी से डेथ हो जाती थी। सिर्फ रीज़न ये होता है कि उनको जो टीबी होती थी उनका जो उनकी डेथों का जो रेशियो होता था वो सिर्फ इसलिए बढ़ता था क्योंकि उनको नॉलेज की कमी थी। मतलब अगर उनको थेरेपी दी जा रही है तो वो उसका प्रॉपर कोर्स को फिल नहीं करते थे, पूरा कोर्स वो कंप्लीट ही नहीं करते थे। इवन आज भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो वही चीज़ उनको जाके आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये कोर्स क्या है और ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी भी पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन है, तो वो जो पर्सन है उसको, जिसको टीबी का इन्फेक्शन होता है, उसको हमेशा जो थेरेपीज़ चलाई जाती हैं वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशंस थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो एक आप अमूमन लगा लीजिए 1 साल तो आप मान ही लीजिए कि किसी भी पर्सन को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो 1 साल तक तो उसको ये थेरेपी चलनी ही चलनी है। अब पर्सन क्या करते हैं,
शुरुआत में जब वो मेडिसिन लेने लगेंगे तो उनको रिलीफ मिल जाता है, ड्यूरिंग 1 मंथ 2 मंथ उनको रिलीफ मिल जाता है, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशंस में आ जाते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर अभी भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होता है, लापरवाहियों की वजह से उन ड्रगों को क्या करते थे, मिस कर देते हैं। डॉक्टर उन्हें बोलेगा कि आप 9 मंथ खाइए, 12 मंथ खाइए, 9, लेकिन वो क्या करते हैं, वो स्किप कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी भी डॉक्टर ने किसी भी पर्सन को, पेशेंट को ये डिजीज़ के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब करी है। अब उसने 2 महीना तक वो दवाइयाँ खाई, 3 महीने तक खाई, उसको रिलीफ मिला, उसने कहा अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद क्या है, उसको जो है जो सिम्टम्स, जो दबे हुए सिम्टम्स थे वो थोड़ी देर नहीं आएंगे, जो सिम्टम्स थे वो नहीं आएंगे कुछ दिन के लिए। उसके बाद क्या है, अब वो उसके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है, वो अपने आप को उस ड्रग को, क्योंकि वो ड्रग जो उसके ऊपर यूज़ की जा रही थी, अब उसको उससे भी ज़्यादा पावरफुल अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, उस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए अपने बॉडी को और शेप दे देंगे और उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, उन अपनी बॉडी को रजिस्ट कर लेंगे, जिससे कि वो ड्रग जो वो पर्सन खा रहा था उसका उन पे असर ना पड़े। जब उनका उन पे असर नहीं पड़ेगा तो अब क्या होगा, अब अगर पर्सन दोबारा से मेडिसिन वो लेता है तो उसको असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जिस चीज़ के लिए दवा दी वो उस पर असर ही नहीं कर रही है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ड्यूरिंग रिसेंटली जब कोविड का इन्फेक्शन हुआ था पर्सनस को, जब ये जो डिजीज़ जब अपने पीक पे थी, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये जो वायरस था वो अपना वेरिएंट बना रहा था, मतलब अपनी वेरिएंट बना रहा था, मतलब क्या था कि अपनी शेप को लगातार वो चेंज कर रहा था। तो वो क्या होता, वो मेडिसिन जो पहले दी जा रही थी वो उस पर कारगर नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने वो मेडिसिन बनाई है वो स्ट्रक्चर ही जब वो चेंज कर लेगा तो वो कैसे उस चीज़ को किल करेगा, नहीं करेगा ना। सेम यही चीज़ होती है इस बैक्टीरिया के साथ। ये जो बैक्टीरिया होता है ये जल्दी से अपने आप को रजिस्ट कर लेता है ड्रग से। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से अपने आप को चेंज कर लेगा, अपने शेप को चेंज कर लेगा। तो अब क्या होगा, जब शेप को ये चेंज कर लेगा तो अब जो ड्रग आप खा रहे थे उसका असर आपकी बॉडी पे पड़ेगा ही नहीं। अब ये रेजिस्टेंस कैसे होता है उसका अपना अलग प्रोसीजर है, जिसको आप अपनी फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि कोई भी ड्रग से जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को कैसे रजिस्ट करते हैं, वो कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को उन ड्रगों के इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो ये जो होता है बेसिकली, ये जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है इसमें जो ज़्यादातर जो डेथ होती है टीबी पेशेंट्स की वो बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की वजह से ही होती है। क्योंकि जो टीबी की जो ड्रग्स है ना वो काफ़ी लिमिटेड है, और पर्सन ने क्या किया, अगर उसने जरा सा भी लापरवाही दिखाई और उसने 2 महीना नहीं दवा खाई या फिर कुछ दिन स्किप कर दिया, बैक्टीरिया ने अपना शेप चेंज कर दिया, तो अब उसके ऊपर वो ड्रग असर ही नहीं करेगी। फिर क्या होगा, फिर उसकी, क्योंकि एक तो ड्रग्स बहुत लिमिटेड है, तो अब आप कौन सी ड्रग यूज़ करोगे, क्योंकि अब तो उस बैक्टीरिया ने अपने आप को रजिस्ट कर लिया, फिर आप कुछ दूसरी ड्रग्स यूज़ करोगे। हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो काम ना भी करे। तो इसलिए ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एक कॉज है टीबी के इन्फेक्शन का। जो भी पर्सन दवा खा रहा था उसने जब स्किप किया ना ये डोज को, जब इसने स्किप किया, ये जो बैक्टीरिया उस पर्सन की बॉडी में था, तो अब क्या है, वो फिर से इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, अपने आप के नंबर्स फिर से बढ़ाएगा, फिर से इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो अब उस केस में जो टीबी हुई वो किस वजह से हुई, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की वजह से हुई, क्योंकि अब वो ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं उस पर्सन के ऊपर। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उस पर्सन ने डोज को स्किप कर दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम किसी भी टीबी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पहले ही बताया कि जो टीबी की ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड ड्रग्स हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है बेसिकली हम जब किसी भी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो इन फर्स्ट लाइन ड्रग से ही स्टार्ट करते हैं, और अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को ये ड्रग सूट नहीं कर रही हैं तो हम सेकेंड लाइन ड्रग पे जाते हैं। लेकिन जो डोज स्टार्ट होगी वो फर्स्ट लाइन ड्रग से ही स्टार्ट होगी। ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं उन ड्रगों के नाम कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको हम एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो जो हमारी पहली ड्रग है वो है आइसोनियाज़िड।
सेकेंड है हमारे रिफैम्पिसिन, थर्ड है हमारी इथैम्ब्यूटॉल एंड फोर्थ है हमारी पायराजिनामाइड। तो ये चारों ही ड्रग आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है जिसको हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और ये काफ़ी पावरफुल ड्रग है। तो इसमें से ये जो आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन है इसको हम 6 मंथ थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी भी पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन हुआ है तो हम जब उसकी डोज स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने के लिए हम 6 महीने के लिए हम आइसोनियाज़िड एंड रिफैम्पिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही साथ जो इथैम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड है इसको हम 2 मंथ थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, जो 6 मंथ थेरेपी का कोर्स होगा उसमें जो स्टार्टिंग के 2 मंथ होंगे उसमें हम इथैम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड को भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गई। इसके अलावा आती है सेकंड लाइन ड्रग्स। तो सेकंड लाइन ड्रग्स में हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन और कानामाइसिन है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को फर्स्ट लाइन ड्रग उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव इन द सेंस ये है कि क्योंकि ये ड्रग काफ़ी पावरफुल है तो पेशेंट के ऊपर ना साइड इफ़ेक्ट बहुत क्रिएट होते हैं। तो वो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इन ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ की जाती हैं ड्रग्स, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इसलिए हम फिर जब पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं तो हम सेकंड लाइन ड्रग्स पे स्विच करते हैं। इसके बाद हमारी आती है थर्ड डॉट थेरेपी। तो डॉट थेरेपी है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो होती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको डॉट थेरेपी जो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि जिससे जो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं वो अपनी ड्रग को स्किप ना करें। जो उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था ड्रगों को स्किप करने की वजह से वो डेवलप ना हो। तो इस डॉट थेरेपी का काम क्या है, इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो पेशेंट होते हैं उनको इनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि वो जो ड्रग है वो टाइम पे ले, अपने कोर्स को कंप्लीट करें। इसके साथ ही साथ इसमें जो डॉट थेरेपी होती है इसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग को यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अगर किसी पर्सन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। मतलब उसको ड्रगों की क्या है, रेजिस्टेंस हो गया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम ड्रग यूज़ करते हैं टीबी के पेशेंट में तो हम कोई एक ड्रग नहीं देते हैं, हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ बताया ना कि आइसोनियाज़िड रिफैम्पिसिन 6 मंथ के लिए, तो उसमें 2 ड्रग है और उसमें भी हम स्टार्टिंग में 6 मंथ जब कोर्स ले रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2 महीने हम उसमें इथैम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन उसने अपनी मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो हमने एक साथ 4 मेडिसिन यूज़ करी, अब वो पर्सन के ऊपर ये चारों मेडिसिन काम नहीं करेंगी या फिर 3 मेडिसिन काम नहीं करेंगी। तो हम इसलिए इस कंडीशन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पर्सन होता है उसका जो कोर्स होता है उसको 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक बढ़ा देते हैं। मतलब 1 साल तक का उनका कोर्स हम कवर करते हैं जिससे कि वो थेरेपी का कोर्स पूरा हो जाए और वो जो रेजिस्टेंस हम ड्रगों को स्विच करेंगे, जो पेशेंट के ऊपर ड्रग असर नहीं कर रही होंगी उसको स्किप कर दिया जाएगा और दूसरी ड्रगों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की कि कैसे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे टीबी के इन्फेक्शन से। तो इसका प्रोटेक्शन बिल्कुल सिमिलर है कोविड के प्रोटेक्शन से। तो कोविड का प्रोटेक्शन में क्या क्या आपने पढ़ा है वो तो क्या है, कोविड का प्रोटेक्शन तो अब सभी को ही पता है कि हम कोविड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने बॉडी में ना होने से। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो माउथ के थ्रू हो रहा है, नोज़ के थ्रू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मास्क को लगाएंगे। तो अपना ये वाला एरिया कवर करेंगे, मास्क लगाएंगे, पेशेंट से 1 फीट की दूरी में रखेंगे। इसके अलावा वो जो पेशेंट होगा जिसको ये इन्फेक्शन है उसको क्या करेंगे, उसको हम क्वारंटीन जैसे करते थे ना कोविड में, उसमें भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे अदर फैमिली मेम्बर से। मतलब मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर कोई ये टीबी का इन्फेक्शन है तो अब उनकी फैमिली में तो जितने भी मेम्बर्स होंगे उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को उस पर्सन से थोड़ा सा आइसोलेट कर दें। जैसे स्टार्टिंग में जो पुराने ज़माने में क्या होता था, जिनको भी टीबी का इन्फेक्शन होता था उनके बर्तन सेपरेट कर दिए जाते थे, उनके क्लॉथ, उनका रूम, इनका सब कुछ, उनका बेड वगैरह सब कुछ सेपरेट हो जाता था। सेम वही चीज़ हमको उन पेशेंट के लिए करना चाहिए। इसके अलावा उन पेशेंट को हम ये भी बोलते हैं कि वो जो अपनी मेडिसिन है उसको वो
उसके कोर्स को वो कंप्लीट करें, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आगे चल के फिर से उनको ये डिजीज़ होने का खतरा होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी कराया जाता है एडल्ट्स का, बच्चों का BCG वैक्सीनेशंस भी कराया जाता है टीबी के इन्फेक्शन से रोकने के लिए, उनको BCG का वैक्सीन उनको लगाते हैं। तो ये हो गया ये मेथड जिससे हम किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखने में आई, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जिन भी पर्सन के फैमिली मेम्बर को टीबी होता है, तो जो पर्सन जिसको टीबी होता है, मैं जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन के घर में 5 लोग हैं, किसी एक पर्सन को टीबी है, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो पर्सन जो उनके 4 बचे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें ये टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं उस पर्सन के, और अगर उनको लंग्स की टीबी होगी तभी। एक चीज़ और है कि पल्मोनरी टीबी ही एक दूसरे से कंटाजियस है, मतलब कि पल्मोनरी टीबी ही एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। बाकी अदर टीबी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम चांसेस होते हैं फैलने के, या फिर नहीं भी फैलती है। लेकिन जो ये पल्मोनरी टीबी है ये अक्सर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो इसलिए, और वो फैमिली मेम्बर्स जो उनके पर्सन को किसी को हुआ है उनको ये प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए जिससे कि उनको ये इन्फेक्शन ना हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।